नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट J&K। मुल्क में जमहूरियत का त्यौहार यानी इलेक्शंस जारी है, तो आज हम भी बात करते हैं जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र। जम्मू कश्मीर में 6 पार्लिमानी नशस्तें हैं और इनमें सबसे अहम और स्टार सीट श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी की कहलाती है। और यहाँ पे आइए प्रोग्राम के आगाज पे लेते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जायजा। जम्मू कश्मीर में 6 पार्लिमानी नशिस्तें हैं। कश्मीर के 3 पार्लिमानी हलकों में बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग शामिल हैं। श्रीनगर सीट की अहमियत इसलिए भी है कि ये गरमाई दारुल-हुकूमत भी है। 1967 में पहली बार यहां से लोकसभा के लिए नुमाइंदा मुंतखब हुआ था। 1967 में चौथे लोकसभा के लिए हुए इंतखाबात में पहली बार यहां से बख्शी गुलाम मोहम्मद नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 1982 से लेकर अब तक 3 मरतबा इस सीट को अपने नाम कर चुके हैं। ये सीट 9 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आई है। इस सीट पर कई अहम शख्सियात कामयाबी दर्ज कर चुके हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 6 ही लोकसभा सीटें हैं, मगर सियासत में वक्त आने पर अहम साबित हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर में देख लीजिए सिर्फ 6 नशस्तें हैं और 6 नशस्तें कोई बड़ा नंबर नहीं होता है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि कभी कभी एक आदमी भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने देख लिया होगा जब वाजपेयी साहब की सरकार थी तो उसमें एक वोट की वजह से वो गिर गई और वो एक वोट शायद प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ का था, तो उस वजह से वो गिर गया। 2014 में श्रीनगर की ये सीट पीडीपी के खाते में आई थी। तारिक हमीद कर्रा ने फारूक अब्दुल्ला को 42,280 वोटों से शिकस्त दी थी। 2017 में कर्रा के पीडीपी से मुस्तफी होने और एमपी सीट छोड़ने के बाद यहाँ ज़िमनी इंतखाबात कराने पड़े। ज़िमनी इंतखाबात में फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी के नज़ीर अहमद खान को 10,776 वोटों से शिकस्त दी। 2017 में काफी तनाव के बीच इस सीट पर इंतखाबात हुए थे। श्रीनगर की ये सीट हर सियासी पार्टी के लिए खासी अहमियत की हामिल रहती है। हर जमात यहाँ से जीत हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और पार्टी के उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि इस बार के इंतखाबात कई लिहाज से अहम होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए अजीम इत्तेहाद का भी हिस्सा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त को काफी अहम तस्वुर कर रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ सब कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, खासकर इस इलेक्शन में, क्योंकि जितने भी एमपीज जाएंगे और यहाँ से जाएंगे इस रियासत से, जो फिरका परस्ती के खिलाफ वहाँ लड़ेंगे, उसके लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी ज़रूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो जम्मू की दोनों सीटें जीते और इंशाल्लाह हम तीनों सीटें यहाँ की जीतें, और जो सीट करगिल की और लद्दाख की है उसको भी हम जीतें। हम सब इकट्ठे जो हैं, वो कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हमने इकट्ठे फिरका परस्ती के खिलाफ पार्लियामेंट में लड़ना है। अगर हमने वतन को बचाना है तो जो ये फिरका परस्त सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ हिंदू यहाँ बच सकता है और यहाँ हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर का जो संविधान है वो हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं है। वो है वतन सबके लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ज़ोराष्ट्रन हो, जो भी हैं इस वतन के, जो भी रहने वाले हैं, वो साउथ इंडिया से हो, नॉर्थ से हो, ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, ये सब के लिए। देखिए, पहले जो श्रीनगर है ये तो दिल है, हमारी रियासत का दिल श्रीनगर है, और ये जो खासकर श्रीनगर सिटी है, दिस इज़ वन ऑफ द जो बहुत पुरानी सिटीज़ में पूरी दुनिया में मानी जाती है ये। तो इसलिए जो यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट है और जो दिल्ली में जाएगा तो वो एक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ के जो तशख़्ख़ुस को रिप्रेजेंट करता है। तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि लोगों को ऐसा
पार्लियामेंट मेंबर चुनना चाहिए जिसको वो दोबारा देखें, जो उनके पास जाए और उनके काम भी करें। इस बार के इंतखाबात में यहाँ पे जो भी सियासी पार्टीज लोगों के बीच में जा रही है वो बुनियादी सहूलियत की बात न करते हुए बड़े मुद्दों पे बात कर रही है। जहाँ यहाँ की खुसूसी इख्तियारात मिले 370 और 3500 को दिफा करने की बात हो रही है, वहीं बीजेपी यहाँ के सियासतदानों पर दुगलेपन का इल्जाम लगाती रही है। श्रीनगर पार्लिमानी हलके में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 18 अप्रैल को पोलिंग होगी। 12 लाख से ज्यादा वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के अहल हैं। 12 उम्मीदवार इस मरतबा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी के आगा सैयद मोहसिन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान रजा अंसारी और बीजेपी के खालिद जहांगीर भी मैदान में है। श्रीनगर हलके के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच इंतखाबी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ दीगर पार्टियां और उम्मीदवार वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बड़े इज्तिमात और रैलियों का फुकदान पाया जा रहा है। रोजमर्रा के मसाइल के अलावा मरकज में मोदी हुकूमत के 5 साल के कामकाज और पॉलिसियां अहम इंतखाबी मुद्दे बन गए हैं। दफा 370 और 35A पर भी खूब बयानबाजी जारी है। इस वक्त अगर आप कंपेनिंग कीनली देख रहे होंगे तो इस वक्त पूरी कंपेनिंग पे बीजेपी का एजेंडा हावी है। बीजेपी जो कंपेन कर रही है, बीजेपी ने कश्मीर को मुद्दा बनाया है अपने इलेक्टोरल प्रोसेस का, तो उसके रिएक्शन में ही सब कुछ हो रहा है। अभी कोई विकास की बात नहीं हो रही है, तामीर तरक्की की बात नहीं हो रही है। जो सबसे बड़ा मामला है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप की बात हो रही है। एक बार फिर एक तो आर्टिकल दफ़ा 370 है, अभी ऑटोनॉमी की बात हो रही है, अभी 35A की बात हो रही है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जो रूटीन मामले हैं, विकास और तामीर तरक्की और बाकी चीज़ों के मामले हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दावा है कि उन्होंने अपने हलके के लिए बहुत सारे काम किए हैं। कामयाबी की सूरत में वो इस इलाके की तामीर और तरक्की और रियासत की खुसूसी पोजीशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। एज MP आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या क्या दिया? मैंने बहुत कुछ दिया। जो आपका ग्राउंड है SB कॉलेज का, उसके लिए मैंने 2 करोड़ खर्चा है। पंथ हॉस्पिटल, इसके लिए मैंने पूरी नई मशीन पिछली दफा दी थी इनको, जो एक ही खून के कतरे से सारे टेस्ट कर सकती थी। इसी तरह मैंने अब उनको उनके 18 लाख मैंने उनको अभी दिए हैं जो उनकी ज़रूरत थी वहाँ पे स्पेस पैदा करने के लिए। फिर लोकल कामों के लिए मेरे 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनके काम के लिए मैंने पैसा दिया जिससे उनके छोटे छोटे जो काम थे वो हो सके। और इंशाल्लाह आगे भी मेरी यही कोशिश होगी कि जितना भी मैं यहाँ लोगों की बेहतरी के लिए दे सकूँ वो देता जाऊँ। बीजेपी उम्मीदवार खालिद जहांगीर का इल्जाम है कि अब तक सियासी पार्टियां लोगों को सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही याद करती आई हैं। इनका कहना है कि अब लोग इन पार्टियों से उकता चुके हैं। मेन चुनौती जो मैंने देखी, ये मेरा पहला इलेक्शन है, मैंने देखा कि लोगों में नफरत हो है। उनको मेन स्ट्रीम लीडरों के ऊपर भरोसा नहीं है और उन्होंने जो और वो जो देखते हैं, जब मैं यंगस्टर से मिलता हूँ, उनको मेन स्ट्रीम लीडर आप थोड़ा सा, चाहे वो NC हो, कांग्रेस हो, BJP हो, मतलब उनको वो पसंद नहीं करते। रियलिटी तो यही है ना। गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम अजला पर मुश्तमिल श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त 15 असेंबली सीटों पर मुश्तमिल है। इन अजला के कई पहाड़ी इलाके में गुजर बसर करने वाले लोगों को आज़ादी के 70 साल बाद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। वोटरों का कहना है कि वो ऐसे उम्मीदवार को पार्लियामेंट में भेजेंगे जो सही मानों में इनकी तर्जुमानी करेगा, उनके मसाइल हल करने के लिए जमीनी सतह पर काम करेगा। अपनी तरफ वोटर को अपनी तरफ लुभाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम जो था 2014 के इलेक्शन में हुआ। PDP ने उस वक्त लोगों के साथ बड़े वादे किए थे कि हम
اس طرح کریں گے لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے روزگار کو بڑھاوا ملے گا. یہاں پہ بہت سارے وعدے کیے تھے, لیکن انہوں نے ایسا کام کیا کہ جموں کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیجیے حالات ایسے کریٹ ہوئے کہ نوجوانوں کی آنکھیں نکال دی پیلٹ گن مار کے. تو یہ زندگی میں پہلا ایسا واقعہ ہوا کہ جب ایک پارٹی نے جھوٹے وعدے لوگوں کے ساتھ کر کے تو پھر اس طرح کا ماحول کریٹ ہوا. اب دوسری بات, فاروق صاحب نے جو اس وقت کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات کریں یا پاکستان کی تعریفیں کریں, تو دیکھ لیجئے یہ وہی فاروق صاحب ہے جس نے بحثیت چیف منسٹر یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر گولے برسائے جائیں. بولنے کے قابل ہوں, بول بول کے تھک گیا ہوں, بولتا رہا اور سنتا رہا اور چلتا رہا. مگر میں کہتا ہوں کہ پورے ہندوستان سے جتنی غربت آئی وہ کنگن علاقے میں آ کے چھپ گئی ہے. اس کو جگہ یہاں پہ ملی اور کسی جگہ نہیں ملی. اس کو قرض داری تو یہاں پہ ہے, بے روزگاری تو یہاں پہ ہے, کوئی پرابلم ہے تو یہاں پہ ہے. بس اتنی میری بات ہے اور میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی مصیبت اور بیمارداری یہ ہے کہ غربت ہے یہاں پہ. اچھا ہے مختلف پارٹیاں اس وقت میدان میں آئی ہیں, تو ایک ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے سینٹرل میں کشمیر کی طرف سے. اور آج اس کی ابتدا سری نگر کانسٹیچوئنسی جو پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی جو ہو رہی ہے, اچھا قدم ہے. اس سے تعمیر و ترقی ہو سکتی ہے علاقے میں, اور اکنامکلی بہت بہتر ہے یہ پروگرام. اس وقت پارٹی اس وقت میدان میں چھوڑا ہے اور سب لوگ محنت کریں گے اور دیکھیں گے کون آدمی بہتر ہوگا. عوام اس کو ووٹ دے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا. سینٹرل میں جا کر وہ عوام کی بات کرے گا, تعمیر ترقی کی بات, ایجوکیشن کی بات کرے گا, سوشل اکنامیکل پوزیشن کے لیے بات کرے گا. اچھا قدم ہے, کوئی غلط قدم نہیں ہے. ہمارے جو یہاں سیاسی حالت ہے وہ ڈفرینٹ ہے, مگر لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو, کچھ کیا جائے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. جموں کے ایم پی جو ہے وہ ہر کام کے پیچھے ہیں. دیکھیے وہاں کلچرل اکیڈمی کے 10-12 5-6 ڈسٹرکوں میں دفتر ہیں. ڈوڈا, کشتواڑ, بدرواہ, پونچھ, کٹھوا, ان میں اکیڈمی کے دفتر ہیں. یہاں ایک بھی نہیں ہے. وہاں 5-8 گیلری ہیں, یہاں ایک بھی نہیں ہے, کیونکہ وہاں کے ایم پی جو ہے وہ جواب دہ ہے. یہاں کے ایم پی جواب دہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں ایک یہ جو انسرٹنٹی ہے نا, میرے خیال میں یہاں کے سیاستدان چاہتے ہیں کہ یہاں انسرٹنٹی رہے تاکہ ان کا کوئی حساب نہ لے. ووٹر ایک جرنلسٹ اور اینالسٹ بنا ہوا ہے. ہر ایک ووٹر سوشل میڈیا کے ذریعے ہر مائنیوٹ سچویشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, بلکہ وہ ہی آلویز ریمین سو مچ اپڈیٹڈ یو کین ناٹ امیجن. اس لیے یہ جتنے بھی لیڈران, جتنے بھی سیاستدان ووٹ مانگنے کے لیے عوام کے پاس جاتے ہیں, انہیں یہ ضرور اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں, اور نہ وہ لوگوں کو کوئی ایسا نریٹو پیش کر سکتے ہیں جو ان کو دھوکے میں رکھے, جو ان کو ایک طرح کا فریب دے کہ وہ ان کو ووٹ ڈالے. ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک ووٹر اتنا جاگروک ہے, اتنا سمجھدار ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اتنا بیدار ہے, اس کو کوئی اس وقت دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. جیسے کہ میں سپورٹس میں ابھی ہوں, تو میں سپورٹس کے بارے میں بولنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں سپورٹس میں کچھ بھی نہیں ہے, مطلب سکوپ ہی نہیں ہے. جیسے کہ میں نیشنل پلیئر ہوں, ہمیں یہیں سے نیشنل پلیئرز کو یہیں سے بھرنا پڑتا ہے خود کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. ہمیں کوئی اسپانسرشپ کچھ بھی نہیں ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. سو میں یہی چاہ رہی ہوں کہ جو الیکشنز ہونے والے ہیں اس میں کوئی ایسا بندہ اٹھے جو سب سپورٹس میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرے, جیسے کہ تجم الاسلام ہے, باقی سب وہ سب ریپرزینٹ اچھے سے ہو, کیونکہ سپورٹس میں یہاں پہ کچھ بھی سکوپ نہیں ہے. بات کریں ابھی یوتھ کی, یوتھ کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, ٹوٹلی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کشمیر میں. تو یوتھ کے لیے ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یوتھ کے لیے بہت ساری چیزیں, لائک کوئی کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے, یا اتنے سارے لوگوں نے یہاں پہ ایجوکیشن پڑھی ہے, کوئی کسی میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہے, ایکٹنگ کے فیلڈ میں, سنگنگ, مطلب ہر کسی چیز میں انسان کو ان کو چاہیے کہ مطلب یوتھ کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی چاہیے تھی. خوشحالی چاہتے ہیں, خوشحالی مطلب روزا تم سے ٹھیک اگر مطلب یہ مطلب کینڈیڈیٹ اس مطلب لکن مز خوشحالی ان جان کام کران, مطلب یہ مصیبت یوت آمد یہ گوس یون ونس تام وچ مصیبت یہ گوس یون, تمہ خاطر نمائند ژاران مطلب اصل پہمت, مطلب اس بڑے اصل پہ پکنائے یہ کیا باقی انتخابات ہونے اور 12 کینڈیڈیٹس آپس میں اس سیٹ میں مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن
वहीं इन कैंडिडेट्स का सीधा सीधा मुकाबला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ है, और जिनकी सियासी सफर की अगर बात करें तो उन्होंने अपने सियासी सफर में सिर्फ 2014 के इंतखाबात हारे हैं, और ऐसे में सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि ये एक तरफा मुकाबला है। रियासत की चंद सीटों पर एनसी और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद हुआ है। इसके चलते श्रीनगर में कांग्रेस ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हिमायत का फैसला किया है। कई लोगों का मानना है कि इस वजह से यहां से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पलड़ा भारी है। जहाँ तक ताल्लुक है श्रीनगर की पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी का, ये मुझे लगता है कि वन साइडेड कॉन्टेस्ट है। तो क्योंकि कैंडिडेट, क्योंकि ये डिपेंड है, ये लाजमी है था कि फारूक अब्दुल्ला को जब वो पार्लियामेंट के मेंबर थे तो होना ये चाहिए था कि उनको काम पे वोट मिलता, लेकिन आज की डेट में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मतलब जो एक विजिबल होगा श्रीनगर, बडगाम या गांधरबल में। लेकिन जो कैंडिडेट उनके अपोजिट में है वो ना के बराबर है। मुझे लगता है कि जो पीडीपी का कैंडिडेट है शायद उसको मैं भी नहीं जानता हूँ, शक्ल से मैं भी उसको नहीं जानता हूँ, हो सकता है कि नाम से मैं जानता हूँ लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूँ, और अमूमी तौर पे वहाँ पे उनको कोई नहीं जानता है। सो बेसिकली एक पावरफुल कैंडिडेट नहीं है श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वन साइडेड कॉन्टेस्ट है। पीडीपी ने भी अगरचे श्रीनगर से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, मगर पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला को कुछ ज्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनाया। बीजेपी का कहना है कि कश्मीर को खानदानी राज से निजात दिलाने की जरूरत है। देखिए, हमारे कैंडिडेट जो हैं हमारे हिसाब से द बेस्ट जो हमारे पास था हमने दे दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कारकर्दगी पर कुछ नहीं कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बुजुर्ग हैं, लीडर हैं, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े लीडर हैं, मैं बचपन से उनको देख के आ रहा हूँ। फारूक अब्दुल्ला मेरे सामने एक यंग मेन स्ट्रीम लीडर जो बिलीव करता है कि हमारा फ्यूचर हिंदुस्तान में है। मैंने उसको देखा है हिंदुस्तान का रूप कश्मीर में। ही इज़ ए प्रो इंडियन, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ कश्मीरी अगर मैं 0 वोट भी ले लूँ, ये एक रेफरेंडम होगा कश्मीर की तरफ से, दिल्ली वालों को एक रेफरेंडम कि इन लीडरों ने कश्मीरी आम कश्मीरियों को दिल्ली से कितना दूर किया है। खुद तो ये क्लोज हो गए, खुद फारूक साहब कल आंध्रा गए थे, परसों बंगाल गए थे, खुद महबूबा मुफ्ती की पूरे रिश्ता हिंदुस्तान में है। लेकिन ऐसा क्यों है 47 के बाद इन लीडरों ने खुद तो हिंदुस्तान में संभाल लिया अपने आप को, लेकिन एक कश्मीरी नौजवानों को, कश्मीरी एंटरप्रेन्योर को, कश्मीरी स्टूडेंटों को हिंदुस्तान से नफरत कराई। ये एक रेफरेंडम होगा उन लोगों को, दिल्ली वालों को दिखाने के लिए, देखो भाई जिनको आपने पैसा दिया, जिनको आपने मकान तक बनाए, इनकी शादियां तक कराई, वो आज उन्होंने ये जहर यहाँ पे फैलाया है, और ये जहर ये एक रेफरेंडम होगा मेरा ये इलेक्शन वोट। देखिए जी, ये तो पूरे कश्मीरी को पता है, लोगों को भी पता है कि किसने क्या किया। अगर किसी ने कुछ किया होता आज तक तो हम सिंपल, जैसे मैं तो आम एक सिंपल इंसान हूँ, जैसे आम कोई पब्लिक है उन्हीं में से मैं भी सिंपल, मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल ग्राउंड है ही नहीं मेरा, ना मैं कोई नेतागिरी से हूँ, तो मैं फिर क्यों मजबूर हो जाता कि ये स्टेप उठाने में। उन्होंने जब कुछ किया ही नहीं तो तभी हम खड़े हो गए हैं कि इंशाल्लाह ताला हम जो कुछ यहाँ होगा हम करेंगे। लोगों से यही संदेश है मेरा कि उनसे रिक्वेस्ट है कि वो देखें कौन लोग इससे पहले 60-70 सालों से यहाँ से हुकूमत, चाहे किस पार्टी से थी या किसी से नहीं थी, उनको पता है कि उन्होंने आज तक 70 सालों में कुछ किया ही नहीं। हम कुछ अलग करना चाहते हैं। 2014 की शिकस्त को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए राह आसान भी नहीं है। ऐसे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ज्यादा से ज्यादा मुकामात पर इंतखाबी रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। याद रखिएगा, कोई इम्तिहान आसान नहीं होता है, और कभी मद मुकाबल को कमजोर मत समझिए। जिसने भी मद मुकाबल को कमजोर समझा वो गिर गया, और मैंने पिछली दफा भी देखा जब मैं गिर गया था 2014 में, ये लोग समझते थे मद मुकाबल कमज़ोर है, और जिन पे हमें उम्मीद ही थी क्योंकि हमारे सारे मेंबर असेंबली हमारे थे, मगर वो अपना जो काम था वो लोगों के सामने बेच नहीं सके, और हमें शिकस्त उठानी पड़ी उस वक्त, और उसका इफ़ेक्ट फिर असेंबली इलेक्शन पे भी पड़ा। इस दफ़ा मैं उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से
हमारे लोग काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, और अल्लाह ताला ही वो कहता है मैं ही इज्जत देने वाला हूँ, मैं ही जिल्लत देने वाला हूँ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर अक्सर ये इल्जाम लगता है कि वो कश्मीर में एक और कश्मीर के बाहर दूसरी जबान बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इन इल्जामात को सिरे से मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस के ज़माने से मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और आरोप तो है नहीं। मैं इनसे ये पूछता हूँ, मुझे ये बताइए मैंने कौन सी बात दिल्ली में कही और यहाँ नहीं की, या जम्मू में की और यहाँ नहीं की, या आंध्रा गया वहाँ की और यहाँ नहीं की। इनके पास उसके बाद जवाब ही नहीं है। ये कहते हैं कि यहाँ पे आप जो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, बाहर जाके आप उन्हें। मैं सेपरेटिज्म को कभी सपोर्ट नहीं करता। मैंने हर वक्त कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हमारा इलाक़ उन्हीं के साथ है, उन्हें हमारे इलाक़ को समझना चाहिए। वो इलाक़ किसी बुनियाद पे रखा गया है, 370 उसी के लिए बनाया गया जिसको हमारे लोगों ने कमज़ोर किया। इस बार के इस प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश रही कि आपको यहाँ की सियासी दंगल से रूबरू कराए और आपको दिखाए कि किस तरह का माहौल यहाँ पे इंतखाबात के दौरान रहता है। और वहीं हमारी ये कोशिश भी रही कि यहाँ की मुकामी जमातों के साथ साथ जो कौमी पार्टीज है वो लोगों के बीच में क्या कुछ लेके जा रही है और क्या कुछ उनसे वादे कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी और प्रोग्राम के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक मुझे और ग्राउंड रिपोर्ट जेके की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।